आप सभी दोस्तों को राकेश सर का नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि मैं जो आपको ये मैथ के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं कि क्या आप इससे मैथ सीख पा रहे हैं? क्या ये मेरा तरीका सही है? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, एक मैथ टीचर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है कि किसी चैप्टर का बेसिक बताए बिना उस चैप्टर के क्वेश्चन समझाना। तो मैं आपसे जस्ट इतना पूछना चाहता हूं कि ये तरीका आपको सही लग रहा है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। कोशिश ये रहती है कि आप बिना चैप्टर के बेसिक को जाने ही आप उसके क्वेश्चन को करें। मेरा टारगेट अब ये है इस प्रैक्टिस सेट से कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों में से निकाल दूं और जितने क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उससे आपको ये पता लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना होता है। तो यही मेन मोटिव है, इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, चाहे आपका एस्टेट है, चाहे सीटेट है, चाहे केवीएस है, चाहे डीएसएस भी है। इसके अलावा आपका रेलवे है या आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम है, उसमें आपको जरूर इनसे हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। अगर आपने पिछले 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय 36 स्टूडेंट वाज 52, बट इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम 64 वाज मिसरीड एज 46। व्हाट इज द करेक्ट मीन ऑफ मार्क्स? कह रहा है कि 36 विद्यार्थी हैं जिनका औसत 52 है, बाद में पता लगा कि त्रुटि के कारण 64 को 46 अंकित किया गया, तो सही औसत क्या होगा? तो अब दोस्तों, एवरेज यानी कि औसत क्या होता है? समान रूप से देना। इसका मतलब क्या कि सभी बराबर है, ना तो कोई कम है ना ही कोई ज्यादा है। जैसे यहां पर 36 विद्यार्थियों का औसत जो है, 36 स्टूडेंट्स हैं, इनका जो औसत है वो कितना दे रखा है? 52। इसका मतलब ये हुआ कि 36 स्टूडेंट किसी क्लास में और हर एक स्टूडेंट के 52 नंबर हैं। ठीक है, ये कैसे निकाला होगा? सभी के मार्क्स को ऐड करके जितने स्टूडेंट है उससे डिवाइड किया होगा, तब जाके ये एवरेज आया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आप इस बात को ऐसे समझ लें। अब क्या हुआ, बाद में ये पता चला कि गलती से एक स्टूडेंट को गलती से क्या किया, 64 को 46 अंकित किया गया। ठीक है, सही क्या था? 64, और इसको लिखा कितना गया? 46। सही तो ये था और गलत ये दिया गया। देखो इंग्लिश में भी लिखा है, इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम 64 वाज मिसरीड एज 46। यानी कि पढ़ना तो 64 चाहिए था, लेकिन गलती से क्या पढ़ा गया? 46 पढ़ा गया। ठीक है, तो अब आपने ये बताना है कि इसमें सही औसत क्या होगा। तो अब आप मुझे बताइए, इस चीज को मैं थोड़ा सा रूपों की तरफ ले चलता हूं ताकि आप इसको आसानी से समझ जाएं। जैसे मैं कहूं कि एक बच्चे को 64 रुपए देने थे, लेकिन उसको गलती से कितने दिए गए? 46, क्योंकि उसको पढ़ा भाई, इसको तो 46 रुपए देने। तो अब आप मुझे बताइए, 64 देने थे, 46 दिए गए, तो आप क्या कहेंगे? उसको 18 रुपए कम दिए गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसको 18 रुपए कम दिए गए, तो अब क्या होगा? इस गलती को सुधारने का क्या तरीका है? उसको बुलाएंगे, भाई इधर आ, तेरे को है ना हमने 18 रुपए कम दे दिए। ठीक है, रुपयों की टर्म्स में समझा रहा हूं ताकि आसानी से कहानी से समझ में आ जाए। बोला तेरे को हमने 18 रुपए कम दे दिए, तो ये काम कर, ये अपने 18 रुपए ले जा। अब उसको 18 रुपए दे दिए, गलती सही हो गई, तो वो अब चला गया। अब चला गया तो अपने दोस्तों के पास जाके कहता है मुझे 18 रुपए और मिले। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या है? समान रूप से बांटना। तो ये 18 रुपए वो खुद नहीं रखेगा अपने पास, वो क्या करेगा? अपने 36 स्टूडेंट में, यानी कि 36 दोस्त जो हैं सभी आपस में मिलके इस 18 रुपए को बांट लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक के पास 1.2, और 1.2 का मतलब क्या? 50 पैसे सभी के पास बढ़ जाएंगे, यानी कि 0.50 अंक बढ़ जाएंगे। तो अब एवरेज मार्क्स कितने हो जाएंगे? 52.5। 1/2 कितना होगा? 0.5 होगा ना। तो अब सही एवरेज कितना होगा? 52.5। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है, गलती को सही कर दें और फिर देखें कम दिए गए या ज्यादा दिए गए। तो मैंने इसको रुपए की फॉर्म में समझाया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था आज का। ध्यान से बस मुझे सुनते रहना, ये बात ध्यान रखना कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन समझना चाहते हैं पूरे मैथ के, तो आप ध्यान से मुझे सुने, उसके बाद मैं कैसे कर रहा हूं उसको ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 10% इज ₹31? किस धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है? अब इसको करने का जो तरीका है, इसके लिए आप याद रखना, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, कितने साल का? 3 साल का।
किसका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंस इक्वल टू P इंटू आर स्क्वेयर इंटू 300 प्लस आर अपोन में 100 का क्यूब। यहां पर ये जो D डिफरेंस है यानी कि अंतर, P इज प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, ठीक है। तो बाकी सारे नोटेशन मैंने आपको बता दिए। तो इसमें अगर हम इस वैल्यूज को रख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कई बार ये फॉर्मूले भी पूछ लेता है, तो मैं इसमें एक फार्मूला और बता देता हूं कि 2 साल के लिए CI और SI का अंतर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? PR स्क्वेयर अपोन में 100 का स्क्वायर। तो आपने ये फॉर्मूले भी याद रखने, कई बार फॉर्मूला ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसमें वैल्यूज रखते हैं। उसने जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है? 31। तो यहां पे हम रखेंगे 31। कितना प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, यानी कि आर स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10 2 बार आ जाएगा। और 300 में आर की वैल्यू कितनी है? 10, तो इसमें 300 में 10 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 310। अपोन में क्या बनेगा? 100 का क्यूब, यानी कि 100 को 3 बार आपने यहां पर लेना है। तो देखो ये 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट गई, इसके 1 जीरो से इसकी 1 जीरो कट गई, 31 से ये पूरा 31 पे कट गया। यहां से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस चीज को यहां ले आओ तो 100 इंटू 10 कितना बनेगा? 1000। तो मूलधन यहां पर कितना बनेगा? 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगी। ठीक है, तो ये 2 आप याद रख लेना। इसके अलावा भी तरीके होते हैं, कभी आगे दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से मैं समझा दूंगा, या फिर आपको डिजाइन बनाने आने चाहिए। डिजाइन से आसान हो जाता है, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद समझाऊंगा डिटेल से आपको ये सारी बातें। फिलहाल आप इसको ऐसे कराना, बड़ा फास्ट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डिक्रीज बाय 20% देन इट्स एरिया इज डिक्रीज बाय। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी? तो आपको मैं पहले बता दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज होती कैसी है, सबसे पहले इसको जान ले। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड बराबर हो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। और अगर आपको कोई कहे इसका एरिया, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ये बात समझ में आ रही है? इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4a²। तो मैं यहां पर ये क्यों लिख रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी अगर हम इसकी साइड को 20% कम कर दें, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या? इसमें एक वैल्यू को 2 बार इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो ये साइड है, a² का मतलब क्या? साइड इंटू साइड। ठीक है, 2 बार साइड मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे फास्ट तरीका क्या है? आप इसके लिए इस फार्मूले को याद रखना और ये वाला क्वेश्चन आपका इससे सोल्व हो जाएगा इजीली। अब आपने x और y क्या रखने हैं? यहां पर साइड को 20% कम किया गया है, तो x लेना है आपने -20 और y भी लेना है आपने -20। ऐसा मैंने क्यों कहा भाई? मैंने अभी आपको बताया कि यहां वैल्यू तो एक दिख रही है पर मैंने इस्तेमाल 2 बार किया। क्यों? क्योंकि ये एरिया का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, और एरिया 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि 2 बार इस्तेमाल होता है फॉर्मूले में। इसका कोई रोल नहीं होता, इसके बारे में आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तो x की वैल्यू -20, y की वैल्यू -20 आपने लेनी है, तो इसमें रखेंगे तो -20 और जब ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों वैल्यू तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 20 इंटू 20 अपॉन में 100। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो -40 और प्लस के 4, आंसर बिकम -36%। यहां पर ये जो माइनस है दोस्तों, ये कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया जो है वो 36% से कम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहां पर इस क्वेश्चन का रहेगा, और ये आपके एस्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इस तरह से कराना, बिल्कुल और ये बिना लिखे भी हो सकता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है इस तरह से तो आप बिना लिखे भी इसको कर सकते हैं। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला भी नया पता लग गया, इसको याद रखना। और बार बार देखने से क्या होता है, फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल एट ₹99 ईच। इन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर ही लॉसेस 10%. What is his gain or loss percent on the whole transaction?
एक व्यक्ति 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ये एक खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन की पहचान आप देख लीजिए क्या होती है। यहां पर 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु बेची हैं। इसका मतलब क्या, दोनों वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य हैं, सेलिंग प्राइस हैं, वो दोनों सेम हैं। यही इस क्वेश्चन की पहचान है। अगर 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस सेम हो, इसके अलावा जितने लाभ पर एक बेची है उतनी ही हानि पर दूसरी भी बेची गई है, यानी कि परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू परसेंटेज लॉस, यानी कि जितना यहां से प्रॉफिट कमा लिया उतना ही यहां पर लॉस हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना दोस्तों, हमेशा क्या होगी, हानि होगी, लॉस होगा, और वो किसके बराबर होगा, x² अपॉन में 100। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि यहां पर लॉस होगा किसके बराबर, x² बाई 100। और यहां x क्या रखोगे भाई आप, x आपने क्या रखना है, जो भी इसमें प्रॉफिट दे रखा है या जो भी इसमें लॉस दे रखा है वो आपने x रखना है। क्लियर है। तो अब इसके हिसाब से आंसर क्या हुआ कि यहां पे क्या होगा, लॉस होगा कितना, 10 गुणा में 10 बटे में 100। तो आप इसका जो आंसर करेंगे 1%। 1% क्या होगा, लॉस यानी कि हानि। तो यहां पर देखिए प्रॉफिट भी लिखा है 1%, तो गलती से नहीं लगाना आपने। सही आंसर बनेगा 1% हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगी। तो ये बिना लिखे हो जाएगा आपका, ध्यान रखना बस। जो भी वैल्यू यहां पर ये सेम देगा आपको, अलग अलग भी होती है लेकिन आपका मोस्टली ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना। तो 10 का स्क्वायर होगा 100, 100 बटे 100 करेंगे तो 1% लॉस, इसका जवाब होगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर देना है। ठीक है, बिल्कुल आसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। The sides of a triangle are 3 cm, 4 cm and 5 cm. Then area of the triangle is, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर। अब एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कई बार मैं काफ़ी लेट नाइट वीडियो शूट करता हूँ, तो कुछ बच्चों ने पूछा कि सर आप इतना लेट नाइट वीडियो क्यों शूट करते हैं, इतना लेट नाइट क्यों बनाते हैं वीडियो को। अभी आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। ऐसा इसलिए मैं करता हूं क्योंकि जब रात का लेट टाइम होता है तो सब सन्नाटा होता है एकदम, वीडियो में कोई इस तरह की डिस्टरबेंस नहीं होती। अब अगर ये आवाज़ इस तरह की कोई आए तो आप उसमें कोऑपरेट करना, ठीक है। इसको मैं नहीं रोक सकता, तो क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे तो इधर ध्यान जाएगा भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल दे रखी है आपको, जिसकी साइड दे रखी है 3, 4, 5। क्लियर। एक साइड है 3, दूसरी है 4 और तीसरी है 5। क्लियर। तीनों साइडें अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल देखने में एक विषम बाहु यानी कि स्केलन ट्रायंगल है। लेकिन अगर आपको कोई भी कहे कि किसी ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आपने बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर साइडें अलग अलग हैं, देखो सेम होंगी तो अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, समबाहु त्रिभुज, वो हमने अभी पीछे डिस्कस किया। लेकिन अगर साइड अलग अलग है तो यहां पर इसके एरिया के लिए हीरोन्स फार्मूला होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हीरोन्स फार्मूला को लगाने से पहले आप है ना ट्रिपलेट चेक कर लेना। ट्रिपलेट यानी कि त्रियक। और ट्रिपलेट होते क्या हैं, आप देखो यहां पर जो 3 साइडें हैं उनमें सबसे बड़ी साइड क्या है, 5, तो उसको आपने इधर लिख देना है। और जो छोटी 2 साइडें हैं उनका आपने स्क्वायर करके प्लस करना है कि क्या वो सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो तुम बताओ, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो देखो इन दोनों को हमने देखा तो ये 25 बराबर है 25 हो गया। इसका मतलब ये जो तीनों वैल्यू हैं, ये तीनों वैल्यू जो हैं इनसे हमारा एक ट्रिपलेट बनता है। और ट्रिपलेट का मतलब क्या कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करती हैं। और अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाती है किन्हीं साइड से, तो उससे हमारा बनता है एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ये ऐसे भी ठीक बना हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो मैं इसको लिखता फिर 3, इसको लिखता 4 और ये होती मेरी 5। यानी कि ये ट्रायंगल ऐसे बना दूं या ऐसे बना दूं, दोनों सही हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर किसी ट्रायंगल में ट्रिपलेट सेटिस्फाइड हो जाए, और ट्रिपलेट सेटिस्फाइड करने का मतलब अगर छोटी 2 साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो एरिया निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अब हमें हीरोन्स फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। कभी हीरोन का क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर एरिया हमें निकालना था। तो एरिया कैसे निकलेगा भाई, अगर ये ट्रिपलेट सेटिस्फाइड हो रहा है इन साइड से, तो एरिया निकलेगा हाफ इनटू जो दोनों छोटी साइड हैं उनका आप मल्टीप्लाई कर दें। बड़ी साइड को नहीं लेना, जो दोनों छोटी साइड है उनका आप मल्टीप्लाई कर दें और सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये इतना फास्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ता। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका पूरे का रूट, जहां पर s क्या होगा आपका ये भी बता देता हूं, s इज सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों साइड का सम बटे में 2 अगर आप कर देंगे तो ये आपका आएगा s यानी कि सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर जिसको आप बोलते हैं हिंदी में अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप। ठीक है, क्लियर। तो अगर ये सेटिस्फाइड ना होता, 3 4 5 से ट्रिपलेट सेटिस्फाइड ना होता, तो फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है एरिया निकालने के लिए। तो क्वेश्चन तो एक था लेकिन मैंने 2 तरीके से समझा दिया। हो सकता है ये सेटिस्फाइड ना हो तो उस केस में आप इसको लगा देना। और कैसे लगेगा, जैसे मान लो यहां पर कोई भी साइड है तो इन सभी साइड को आपने ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, आपको s की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर s की वैल्यू को यहां रखना, s में से ये वाली साइड घटा के इधर लिख देना, ये वाली घटा के इधर, ये वाली माइनस करके इधर। इस पर भी लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो आप इसको करके देख लेना एक बार। ठीक है, इससे भी आंसर आ जाएगा लेकिन ये ज्यादा फास्ट है भाई। क्लियर है, तो आप देख लेना, फिर भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसको देखेंगे, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पहले कर देना चाहिए ताकि अगर आपको आता है तो आप उसको कर लें और मैं बाद में मिटाऊं इसको। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 9/4 की पावर x 8/27 की पावर x - 1 अगर 2/3 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी। इंडिसेस सर्ड का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना क्या है वो सुनो। इधर अगर 2/3 है ना भाई तो इधर भी 2/3 बनाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इससे तो 2/3 बन जाएगा पर इससे नहीं बनेगा। कैसे, देखो ये 9/4 है ना, 9/4। तो मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं, एक बार मैं इसको स्टेटमेंट से लिखता हूं ताकि आप इसको इजीली समझ जाएं। ये है 8/27 और यहां है x - y, दिस इज इक्वल टू 2/3। और यहां कुछ नहीं है तो इसकी पावर हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है वहां पर, बाय डिफॉल्ट है। तो अब मुझे बताओ, यहां पर जैसे 2/3 दिख रहा है, क्या इधर 2/3 बनाया जा सकता है? अब तुम कैसे बनाओगे, तुम कहोगे कि ये जो 8 है भाई इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। कैसे लिखा देखो, 8 को ऐसे ब्रेक करके देख लेना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 कितनी बार है, 3 बार। इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, यानी कि 3 3 9 3 27। तो देखो 2/3 दिख गया ना, क्लियर है। अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये बनेगा 3 की पावर 2, ठीक है, और ये बनेगा 2 की पावर 2। भाई 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे तभी तो 9 बनेगा ना। ठीक है, तो जितनी बार मल्टीप्लाई होता है नंबर उतनी पावर बना के लिखते हैं। अब मुझे बताओ, ये तो सीधे दिख रहे हैं पर ये उल्टा दिख रहा है, तो क्या करो, इसको पलट दो। तो जैसे ही आप इसको पलटोगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये बनेगा 2/3। ठीक है, ये जो 2 पावर है इसके पास भी है, इसके पास भी है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। और ये x पहले से ही था, इसको मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझें, ये 2 मैंने बाहर निकाल दिया, इसके साथ रख दिया, लेकिन मैंने इसको पलटा भी है। तो इस पलटने से क्या फर्क पड़ेगा आपको बता दूं, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। इसके साथ क्या होगा, ये 2/3, दोनों के पास पावर सेम थी तो इस पावर को बाहर लिख देंगे तो ये बनेगी 3 × x - 1, 3 × x - 1। क्लियर है, 3 तो है, दोनों का बाहर चला गया तो ये बाहर प्रोडक्ट में रखा था, इसको एज इट इज लिखा। दिस इज इक्वल टू 2/3 की पावर 1। क्लियर है यहां तक। अब मैंने आपको रूल बताया था पिछले लेक्चर में भी, अगर आपने देखा हो, कि अगर किसी भी नंबर का बेस सेम हो और मल्टीप्लाई अगर वो हो तो उसकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब 5 2 टाइम यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम यहां हो रहा है, तो 5 टोटल 5 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने इसको लिखा 5 की पावर 5। इसी चीज को तुम यहां पर देखो, इसकी पावर ये है, इसकी पावर ये है, तो बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तुम क्या करना, 2/3 की पावर को लिखना -2x, ये वाला, ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3x, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3। क्लियर है, दिस इज इक्वल टू 2/3 की पावर 1। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको मैं पूरा डिटेल से क्वेश्चन ले आया, लेकिन एग्जाम में कितना करना है ये बात है खास। अब आपको बता दूं, इसको आप देखते ही जजमेंट कर सकते थे कि यार यहां पर ये उल्टा लिखा हुआ है तो इसकी पावर 2 बन रही है, ऊपर वाले की पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, तो तुमने सीधा क्या लिखना था, माइनस का 2x। माइनस मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने इसको पलट दिया है, तो माइनस का 2x लिखना था तुमने। ठीक है, फिर यहां कितना बन रहा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, यानी कि 3 बाहर जाएगा तो 3x - 3 प्लस में 3x - 3,
और इक्वल टू राइट साइड में कितनी पावर है 1। तो ये लिखना था आपने, जस्ट ये सब समझाने के लिए इतना लिखा। याद रखना दोस्तों, यहां पर पावर को तभी इक्वल रख सकते हो जब दोनों साइड के बेस इक्वल हों, ठीक है। अगर इनके पैर इक्वल हैं तो सिर को बराबर रख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको हटा के यहां पर इसको बराबर रख दिया। अब मुझे बताओ 2x माइनस के 3x प्लस के, तो x बचा, ये -3 उधर चला गया तो क्या बन गया, प्लस का बन गया ना, क्लियर है। तो 3 ये और 1 ये तो बन गया 4। तो उसने पूछा क्या था, x की वैल्यू पूछ रहा था, तो आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, समझ में आया। तो एग्जाम में मात्र इतना सा करना है आपको, ये समझाने के लिए इतना लिखा गया, ठीक है। तो ध्यान से करके आना, और ये याद हो जाएंगे आपको जैसे जैसे इस्तेमाल करोगे। 8 2 की पावर 3 होता है, 27 3 की पावर 3, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई आपका। अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड इज। एक रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, आपको मैंने कल जो आज सुबह वीडियो दिया 5 नंबर, उसमें भी ये समझाया था। 180 की स्पीड है, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान दो, मैंने कहा था किलोमीटर से मीटर बनाना है तो मीटर छोटा होता है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। 18 10 180 और 10 पंजे 50 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। एग्जाम का पूछा हुआ, देखो फ्री का नंबर था, ठीक है। तो अब छोड़ के मत आना, बताया था मैंने इसमें किलोमीटर से मीटर बनाने तो 5 ऊपर, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बनानी है तो फिर 18/5 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, ये स्पीड को कन्वर्ट करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। If 73% student passed in both the subject, then what % of student failed in both the subject? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि एक परीक्षा है जिसमें 80% विद्यार्थी गणित में पास हो गए, 80% अंग्रेजी में पास हो गए, 85% गणित में हो गए, और 73% दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। तो पूछ रहे कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो देखो ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, एग्जाम में आजकल ये खूब आ रहा है, तो HSSC में भी बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब कैसे करना है भाई, मैंने पूछा इंग्लिश में कितने पास हुए, तो पता लगा 80% स्टूडेंट क्या हो गए, पास, ठीक है। पास लिख रहा हूं मैं इधर, 80% स्टूडेंट पास हो गए, ठीक है। मैंने कहा मैथ में कितने पास हुए, तो मैथ में कितने मिले 85%, ये भी पास हैं। मैंने देखा टोटल कितने पास हो गए, तो 8 16 165% स्टूडेंट जो है वो पास हो गए। अब आपको बता दूं भाई, 165% स्टूडेंट पास होने का मतलब होता है 165 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100। किसी भी चीज को 100 में से मापना ही परसेंटेज है, क्लियर है ये बात। तो 165% स्टूडेंट पास होने का मतलब ये हुआ कि 100 बच्चों ने पेपर दिया और 165 पास हो गए। सही है बात, ये तो गलत हो गई। अरे 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं और 165 कैसे पास हो सकते हैं, ये तो बात गलत हो गई। अब ऐसा हुआ क्यों, इस बात को समझें। देखो मान लो मेरे सामने क्लास बैठी है और मैंने पूछा भाई वो बच्चे हाथ खड़े कर लो जो इंग्लिश में पास हैं, तो 80% बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया, यानी कि 80 बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए। 80% का मतलब 100 बच्चों की क्लास थी, उसमें से 80 ने हाथ खड़े कर लिए। फिर मैंने कहा मैथ में कौन कौन से पास हो, तो 85% स्टूडेंट ने हाथ खड़ा कर लिया, इसका मतलब 100 बच्चों की क्लास में से 85 बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया। अब मैंने जैसे इनको ऐड किया, ये 165 बच्चे हो गए। मैंने कहा यार बच्चे तो 100 थे क्लास में, 165 टोटल क्यों आ गया। तो फिर मैंने देखा कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि एक बच्चा ऐसा था जो इंग्लिश में पास था, उसने हाथ खड़ा कर लिया, मैंने उसको गिन लिया। लेकिन जब मैंने मैथ वाले पूछे तो वो मैथ में भी पास था, तो उसने फिर से हाथ खड़ा कर लिया, इसका मतलब वो एक बार फिर से गिना गया। तो अगर कोई बच्चा 2 बार गिना जाएगा तो जायज सी बात है टोटल बढ़ जाएगा। तो ये 165% क्यों हो गया, 65% क्यों बढ़ गया, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है जो 2 बार गिना जा रहा है और ऐसे 65% बच्चे थे। क्लियर है, नहीं 65% नहीं थे, उसने बोला 73% विद्यार्थी थे, ठीक है। 65% तो इसके हिसाब से दिख रहा है, ये टोटल बढ़ जाने की वजह से। लेकिन 73% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, ऐसा वो बता रहा है। तो इसका मतलब वो जो दोनों सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हैं, इनको क्या कर दो, माइनस कर दो। ऐसा क्यों किया, मैंने कहा भाई 73 यानी कि 100 में से 73 बच्चे ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट में पास थे, तो आपने क्या करना है, इनको आपने माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो कितना बनेगा,
92%। अब ये 92% स्टूडेंट ऐसे आ गए मेरे पास जो पास हैं, चाहे वो इंग्लिश में पास हैं, चाहे वो मैथ में पास हैं, चाहे वो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। लेकिन उसने क्या पूछा, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ध्यान रखना यहां पर अनुत्तीर्ण यानी कि फेल पूछ रहा है। तो भाई अगर 92% बच्चा पास हो गया, इसका मतलब 100 में से 92 पास हो गए, तो फेल परसेंटेज कितना बनेगा, तो 100 में से 92 को माइनस करना और 8% जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से करना, दोनों को देख लेना टोटल, फिर जो कॉमन्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में है उनको आप माइनस कर देना। जो आएगा वो ध्यान रखना किस में चल रहा है क्वेश्चन, पास में चल रहा है। ये फेल में भी चला सकते थे, फेल में भी चला के दिखा देता हूं आपको, जरूर नहीं कि पास से ही आप इसको करेंगे। अब फेल से कैसे चलेगा, देखो मैंने कहा इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हैं, मुझे बताओ। 80% अगर पास है तो फिर 20% तो फेल हुए ना, मैं फेल में चला रहा हूं अब की बार। फिर मैथ में अगर 85% पास हैं तो 15% तो फेल हुए ना भाई। तो मैंने देखा टोटल कितने फेल हुए, तो तुम कहोगे 35% ऐसे हैं जो फेल हो गए। क्लियर है। अब इस 35% में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों सब्जेक्ट में लुढ़के हुए हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे पता लगेंगे, 73% दोनों में पास हैं, तो 100 में से 73 माइनस कर दो, तो 27% ऐसे भी तो हैं जो दोनों में लुढ़के हुए हैं, तो 27% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। तो ये हैं इंग्लिश और मैथ के फेल। तो अब ऐसे फेल में क्या करना है, इसको घटा के चलाना, 100 में से माइनस करके चला देना, ठीक है। तो ऐसे अगर करेंगे तो 35 में से 27 गए तो 8% कैंडिडेट हैं जो हमारे क्या हैं, फेल। इससे ये सीधा आंसर आ जाएगा। अब 100 में से माइनस मत करना, क्योंकि यही पूछ रहा था कितने परसेंट फेल हुए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने समझा दिए, आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल करें, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सरल कीजिए। अब इसका एक सुबह वाली शिफ्ट में 1 1 1 वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन यहां पर ये नंबर अलग आ गए, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। 1 + 2 अपॉन में 1 + 3 अपॉन में 1 + 4/5। अब इसको सोल्व करने के लिए ट्रिक नहीं लगानी, ये डिटेल से कैसे सोल्व होता है उसको समझ लो। आप इस पूरे क्वेश्चन में ना केवल इतने क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन अगर आपको मैं पूछूं तो 1 + 4/5 इसको कैसे सोल्व करते हैं, सुनो। 5 एकम 5 और 5 में 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 9/5। इसका मतलब इसका आंसर बनेगा 5 × 1 = 5, 5 + 4 9/5 इसका आंसर हो गया और ये सोल्व हो गया। यानी कि अब इसको मैं अगर हटा दूं तो इसकी जगह इसका आंसर लिख दें 9/5। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब ये 9/5 आ गया, तो आप देखो मैथमेटिक्स में जब कैलकुलेशन होती है तो ये 5 कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है भाई। ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है। अब क्या बन गया हमारा, ये 1 + 3 × 5/9 बन गया। तो 3 से इसको काटूंगा तो ये 3 पे कट जाएगा, और ये क्या बन गया, 1 + 5/3 ऐसा बन गया ना भाई, क्लियर है। तो इसको फिर से सोल्व करो, 3 एकम 3 और 5 8/3। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब अब ये नीचे का पोर्शन हमारा 8/3 आ गया, तो मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं 8/3। अब कैलकुलेशन के हिसाब से ये 3 ऊपर जाएगा, तो इस 3 को मिटा के फिर से ऊपर लिख देते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 से कटा 4, तो 1 + 3/4, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 प्लस करेंगे तो 7/4 जो है वो फाइनल आंसर बचेगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करते हैं। अब किसी को लगे बोला सर आप तो बोर्ड पे मिटा रहे हो, कॉपी पे थोड़ी मिटेगा ऐसे, तो नहीं मिटेगा, मैं मानता हूं आपकी बात को। तो इसको करना कैसे होता है फिर वो भी अब मैं आपको समझा देता हूं। हालांकि इस तरीके से आप कर लेना। ये क्वेश्चन है आपका, अब देखो कैसे करते हैं, सुनो। 5 एकम 5 और 4 9/5, इसका आंसर आ गया भाई, ये सोल्व हो गया, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन को ऊपर की तरफ चलना है सोल्व करते हुए, तो ध्यान रखना जैसी ये लाइन आएगी ना इसको पलट के लिखते रहना। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा मल्टीप्लाई करके 5/9। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। ये 9/5 था तो ये 5/9 बन गया। अब 3 से काट दो, देखो कितने पे कटा, 3 पे, तो बन गया 1 + 5/3। तो 3 एकम 3 और 5 8/3। अब फिर से ऊपर चलेंगे तो फिर से देखो ये 8/3 है, लाइन आई तो मैंने कहा पलट के लिख देना, तो 3/8 हो गया। 2 से काटा, कितने पे कटा, 4 पे। अब 1 + 3/4 को क्या लिखोगे, 4 एकम 4 और 3 7/4, ये बन गया आपका आंसर। तो इस तरीके से करना है एग्जाम में आपने, ठीक है, और ज्यादा समय नहीं लगेगा, 30 सेकंड से भी कम समय में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसको देख लेना कैसे मैंने बताया।
अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, पहले तो इसको जान लें। देखो मैंने कुछ वैल्यूज लिखी 10, 11, 12, 13, ये असेंडिंग ऑर्डर है भाई। कैसा दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो यहां तो हमें आसानी से पता लग गया, लेकिन अगर फ्रैक्शन आ जाए तो इसका तरीका सुनो। अब क्या, अगर मेरे पास दो फ्रैक्शन है, एक है 3/4 और एक है 5/7, और मुझे देखना है कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो इसके लिए एक तरीका तो मैंने बताया था पिछले क्लास में, पिछले प्रैक्टिस सेट में। दूसरा तरीका क्या होगा, आप इनको क्रॉस करके भी कंपेयर कर सकते हैं। क्रॉस करके कैसे भाई, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 21, और 4 की 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 20। क्लियर, 7 × 3 21, 4 × 5 20। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो दो फ्रैक्शन को आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऐसे भी बताया था, मैंने कहा था इन दोनों का अंतर है 1। अब ऊपर वाले नंबर को 1 से डिवाइड कर देना तो आपका बचा 3। इधर क्या है 5/7, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो ऊपर वाले नंबर को इस 2 से डिवाइड कर देना तो ये बनेगा 2.5। तो अब अगर आपसे पूछे बड़ा कौन सा, तो आप इसका जवाब देंगे। तो ये तरीका मैंने पहले बताया था। इसके अलावा अब ये एक नई बात और मैंने समझा दी। अब ये मैंने क्यों समझाई भाई, अब उसने पूछा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और मैंने कहा क्वेश्चन बिना लिखे हो जाएगा सोल्व। कैसे करना एग्जाम में वो सुनो। ये ऑप्शन तो आएंगी भाई, ऑप्शन आएंगी क्वेश्चन के साथ। तो अब आपने देखना है, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शन लिखी हुई हैं तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट वाला छोटा होगा और राइट वाला बड़ा होगा। कहीं पर भी देख लो, लेफ्ट वाला छोटा होगा, राइट वाला बड़ा होगा। बस इसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करते हैं। कैसे, मुझे बताओ। 8 × 4 32 होएगा, और 5 × 7 35 होएगा। इधर बना 32, इधर बना 35, तो बिल्कुल ठीक है। पहले 32 रखा है फिर 35 रखा है, तो बिल्कुल सही रखा है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दो को देखो, 7 × 7 49, 8 × 6 48, इधर 49 बना इधर 48 बना, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। 7 × 7 49, 8 × 6 48, इधर 49 और इधर 48, ये गलत हो गया। पहले छोटा आना चाहिए था फिर बड़ा आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं है। ठीक है, फिर से देखो। 7 × 5 35, 6 × 6 36, इधर 35 इधर 36, बिल्कुल सही, पहले छोटा फिर बड़ा। आगे देखो, 8 × 6 48, 7 × 7 49, बिल्कुल सही है, पहले 48 है फिर 49 है। अब इन दो को देखो, 5 × 7 35, 8 × 4 32, इधर 35 रख रहा है इधर 32 रख रहा है, ये गलत हो गया ना। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो अब देखो, यहां तक तो आंसर ठीक आ रहा था, तो ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा है? चलो इनको देखते हैं फिर से। अगर नहीं लिखा तो दिख रहा तो कोई बात नहीं, फिर से देखो। कितना टाइम लगेगा इसमें, ज्यादा समय नहीं लगता। 6 × 4 24, 5 × 5 25, इधर 24 इधर 25, पहले छोटा फिर बड़ा, बिल्कुल सही है। फिर 7 × 5 35, 6 × 6 36, बिल्कुल ठीक, पहले 35 फिर 36, 8 × 6 48, 7 × 7 49, तो ये सारी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहले 48 फिर 49। तो आपको जैसी आंसर मिले ना, बाद वाली ऑप्शन चेक नहीं करनी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगी। बाद की ऑप्शन चेक नहीं करनी, मैं फिर बता रहा हूं। जैसी आंसर मिले, मान लो ये पहला ही ऑप्शन आंसर पे होता तो इसी को आपने आंसर कर देना। बी सी डी पर टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता। तो किसी को अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर वो इसको इस मेथड से भी कर सकता है, वो आप खुद करके देख लेना। इनको सबको पहले लिखना पड़ेगा, 4/5 लिखना पड़ेगा, फिर 7/8 लिखना पड़ेगा, फिर यहां पर 6/7। एक थोड़ा सा करके दिखाता हूं, बाकी करना आपने खुद ही है। इनका डिफरेंस कितना है 1, तो 4 को ऊपर वाले को 1 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 4। यहां पे डिफरेंस है 1, तो 7 को डिवाइड करना है 1 से, ये आएगा 7। फिर इनका डिफरेंस है 1, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 6। इनका डिफरेंस है 1, यानी कि 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 5। तो देखो, अब इससे भी अगर आप देखेंगे आरोही क्रम में, तो इसका मतलब सबसे पहले छोटा आएगा, यानी कि पहले नंबर पे ये आएगा। फिर दूसरा कौन सा आएगा, ये आएगा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा ये आएगा, फिर इससे बड़ा ये आएगा। तो देखो यही सीक्वेंस लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले 4/5 लिखा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे 5/6 लिखा है, तीसरे पे आपका 6/7 है, और चौथे पे आपका 7/8 है। तो इतना सब मत करना, जस्ट ऐसे क्रॉस से ही आपको पता लग जाएगा और बड़ा फास्ट होगा ये। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।